हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका मकसद है कि आपने गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो आपको पता है आपने सबसे बड़ा बैरियर क्रॉस करना है, वो आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। जी हाँ, अगर बात की जाए सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स की, चाहे एसएससी की बात की जाए, चाहे यूपीएससी की बात की जाए, या स्टेट लेवल की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में अगर जेकेएसएसबी या पीएससी की अगर बात की जाए, कोई भी आपने अगर जॉब करनी है, चाहे वो गजेटेड पोस्ट के ऊपर हो, चाहे क्लरिकल लेवल के होगा, तो आपने बेसिक क्राइटेरिया एग्जामिनेशन पास करना ही पड़ेगा आपको। तो वो एग्जाम्स की अगर बात की जाए, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देता है बच्चों को, वो आता है हमारा जनरल स्टडीज़। जी हाँ, जनरल स्टडीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैथ्स इसलिए नहीं कह रहा, क्योंकि वो एक कंपाइलेशन है 11 सब्जेक्ट्स का। जी हाँ, 11 सब्जेक्ट्स का कंपाइलेशन है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स करना एक तरह का इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। और हमारी प्रेपरेशन, चाहे हम अपना 100% दे दें, कभी ना कभी हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, जिसका फिर हमारा असर दिखता है रिजल्ट्स के ऊपर। तो मैं YouTube प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें आपका बेनिफिट हो सके। और सबसे पहला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो आता है इंडियन पॉलिटी का। जी हाँ, इंडियन पॉलिटी की अगर बात की जाए, वहाँ पे हमने पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। डायरेक्टली अगर बात की जाए, हमने पूरा का पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना है। और क्वेश्चन आता है कि क्यों इंडियन पॉलिटी ही क्यों मैंने पहले लिया। इंडियन पॉलिटी इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट यही आता है आफ्टर हिस्ट्री। ये अपने आप में एक अकेला शेर है जो आपने करना है। और कोई भी अगर एग्जाम्स की बात की जाए, वहाँ पे इसका 5 to 10 तक रेशियो जो है आपके एग्जाम्स की आती है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का पहला टॉपिक, हमारी क्लासेस का सबसे पहला टॉपिक, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, भारतीय संविधान को पढ़ना है। और इसमें हमने, अगर आपने कभी न्यूज़पेपर्स देखे होंगे, अगर आपको एक और बता दूं, करंट अफेयर्स आता है हमारा, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट आता है हमारे न्यूज़पेपर्स के ऊपर। जो न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आती हैं कि जैसे हमारे लोकसभा ने ये बिल पास किया, राज्यसभा में ये वाले बिल के ऊपर डिस्कशन हुई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो किसी बिल को साइन किया है, वो सब हमारा इंडियन पॉलिटी के साथ डील करता है। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या सब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी के बारे में कहा जाए, तो पूरा का पूरा हमने जो है इसको सब्जेक्ट को अच्छी तरह से घोल लेना है, मतलब रटी लेना है इसको पूरी तरह से। चलिए, अब आपको पता है हमारे इंडिया का क्या है। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी आती है, ठीक है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और ये भी हर किसी को पता है, इंडिया जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड में। जी हाँ। और अगर बात की जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो देश को चलाता है वो है हमारा संविधान। हमारा जो नेशन है पूरी तरह से सेक्युलर है, इसका कैरेक्टर पूरी तरह से सेक्युलर आता है। कोई हमारे यहाँ पे इस्लामिक नेशन नहीं है या हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमने जब देश आज़ाद हुआ था, हमने पहले ही तय कर लिया था हमारे देश को कौन चलाएगा, संविधान चलाएगा। सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्बल, दूसरा होता है जो हमने रिटन रखा हो। और हमारे देश की अगर बात की जाए, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो डेजिग्नेशन हमें मिली है नॉट वन ऑफ द बट लेंथियस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और लेंथियस्ट डॉक्यूमेंट भी आता है, क्योंकि इसको एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से है कि कैसे हमारे कोई लॉ आया हुआ है, तो इसको लॉ की क्या डीलिंग इसके साथ चलेगी, ये सब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आएगा। और अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी, हमारा देश अगर डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करता है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया हुआ है, 3 पिलर्स जो हैं डेमोक्रेसी को गारंटी दिए हुए हैं कि अगर ये 3 पिलर्स बनेंगे तो हमारा डेमोक्रेसी पूरी तरह से चलेगा। जैसे अगर बात की जाए, कोई अगर बिल्डिंग है, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है, तो वहां पे क्या किया जाता है, हमेशा पिलर्स लगाए जाते हैं ना। जब तक पिलर्स नहीं होंगे, ऊपर का जो फ्लोर होगा उसका भार जो है नीचे की ग्राउंड फ्लोर वाली बिल्डिंग नहीं संभाल पाती। उसी तरह डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 पिलर्स जो है गारंटी दिए हुए हैं, जो आपको मैं आज बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और ये आज का आपका टॉपिक करने के बाद आपको कभी इस चीज के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला आता है हमारा लेजिस्लेचर, सेकंड आएगा हमारा एग्जीक्यूटिव,
और थर्ड आता है हमारा जुडिशरी। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया हुआ है, ये तीन पिलर्स जो हैं गारंटी दिए हुए हैं जिससे हमारे देश में डेमोक्रेसी बनी रहती है। ये कहां पे मेंशन्ड है, पूरी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट एक चीज और याद रखना, इन तीनों से ऊपर कौन आएंगे, इन तीनों से ऊपर आते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन तीनों पिलर्स से ऊपर आएंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उनके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर आते हैं हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब बात करते हैं ये होते क्या हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए या सेंटर की, दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए, तो वहां पे ये चीजें आती हैं और इनके मीनिंग क्या है, पहले उनकी बात करते हैं। लेजिस्लेचर, जब इन दोनों की एक चीज याद रखना, इनका जो नाम है ना, इनके नेचर को बताता है। ठीक है, सबसे पहले लेजिस्लेचर की बात करते हैं। इनका मीनिंग क्या होता है, टू लेजिस्लेट लॉस। ठीक है, टू लेजिस्लेट लॉस। हमारे देश में जो भी कानून बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा। और कौन बनाते हैं इन लॉस को, वो आते हैं हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में कानून बनाती है। ये चीज याद रखना, जब भी लेजिस्लेचर की बात की जाएगी तो वहां पे किसकी बात की जाएगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। अब बात करते हैं एग्जीक्यूट। देखो दो तरह से नेचर होता है ना, जैसे स्कूल में अगर बात की जाए, प्रिंसिपल सुप्रीम होता है। प्रिंसिपल जब कोई सर्कुलर निकालता है तो वो कौन चलाते हैं, क्लासेस के टीचर्स। ठीक है, वही अब क्लासेस की टीचर्स की अगर बात की जाए, वो आते हैं एग्जीक्यूटिव, जो इन लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, टू एग्जीक्यूट लॉज। ये क्या करेंगे, हमारे लॉस को एग्जीक्यूट करेंगे। अब बात करते हैं, एक चीज याद रखना, दोनों जो हैं एक ही पार्ट है। जैसे एक पेड़ की आगे टहनी होती है ना, वैसे ही एक अगर लेजिस्लेचर की बात की जाए, बहुत बड़ा पेड़ है ये, इसकी जो आगे ब्रांच आती है वो आती है एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया जो है वो बनाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। और उसके साथ कौन होंगे, एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये चीज याद रखना, इससे आपको पता चल जाता है कौन हमारे लेजिस्लेचर होते हैं और कौन आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। फिर बात करते हैं ये थर्ड पिलर। ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, क्योंकि ये हमारे लिए, जुडिशरी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए, हमें सर्व करने के लिए जो है बनाई हुई है। अब ये क्या करती है, इनके दो नेचर आते हैं। सबसे पहले आएगा गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहले आपको ये बता देता हूं, लिख देता हूं, फिर इसके बाद इसका मीनिंग बताता हूं। और ये क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू देते हैं हमेशा। चलिए, अब पता चल गया आपको लेजिस्लेचर क्या होते हैं, लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उन लॉज को पूरे देश के ऊपर चलाते हैं। अब देखिए ना, लॉ हमेशा गारंटी हो कि सही हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान जो है हमेशा गलतियां करता है। हमें पता है कि वो क्या होते हैं, गलतियों का पुतला होते हैं। तो गलतियां हमेशा हो ही जाती हैं किसी ना किसी से, हर बार ना हो, ये मतलब हर बार हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, बट कभी ना कभी तो गलती होती है ना। प्रॉब्लम किसको आएगी, हम लोगों को, क्योंकि हमने जो है पूरे देश को बनाया, हम लोग हैं, भारतीय हैं, तो भारत देश है, तभी हमारे लिए क्या रखी है वहां पे, जुडिशरी। हमें लगता है कि कोई बिल आया, कोई लॉ आया, वो गलत है, तो हम कहां पे जाएंगे, हम सड़कों पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कोई हमारी सुनेगा नहीं, उसका क्या फायदा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला हुआ, आप जाइए यहाँ पे जुडिशरी के पास। अब जुडिशरी बनाते कौन कौन है, एक आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दूसरी हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जुडिशरी का पार्ट्स दोनों आते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट इसलिए क्योंकि स्टेट्स की अगर बात की जाए उनकी वर्किंग अलग है। आज हमारा पहला टॉपिक है, सब कुछ पहले टॉपिक में नहीं पता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे आपको हमारे देश की नेचर पता चलती जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या बनती है, हमारी जुडिशरी का पार्ट बनती है। और एक और चीज, अगर पिलर्स की बात की जाए ना, ये जो पिलर है ना, ये पूरी तरह से आता है हमारा इंडिपेंडेंट। ठीक है, जुडिशरी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको इंडिपेंडेंस गारंटी दी है। क्यों ये क्या करते हैं, ये हमेशा चेक करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को। ठीक है, जब भी
लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव उसको चलाता है ना, उनको एक ही डर होता है, उनको ये डर होता है कि लोगों के मतलब उनके खिलाफ ना हो ये। अगर लोगों के खिलाफ हो गए ये लॉ तो फिर क्या हो जाएगा, जुडिशरी हमें फटकार लगाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उनको टोक सकती है और वो लॉ को जो है वापस निकाल सकती है, वापस करवा सकती है। तभी जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इनका क्या काम है, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को हमेशा चेक करते रहते हैं कि क्या इन्होंने कुछ काम जो किया है क्या वो देश हित में है या नहीं है। अगर तो होगा फिर ये कुछ नहीं बोलेंगे, अगर गलत हुआ, ठीक है, अगर वो लॉ गलत हुआ तो वो पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, उस लॉ को कैंसिल करवा सकते हैं। कैसे, क्योंकि उनके पास आती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के तहत ही वो किसी भी लॉ को जो है कैंसिल करवा सकते हैं। दूसरा क्या है, हमारी जो जुडिशरी आती है ये क्या है, हमारी गार्डियन आती है फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन। टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। मैं 7 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ओरिजिनल पार्ट बना था कॉन्स्टिट्यूशन का तब 7 होते थे, बट उसके बाद क्या हुआ, हमने एक राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया। टोटल अगर देखा जाए रफली 6 हैं, बट 7 मैं तभी कह रहा हूं क्योंकि ओरिजिनल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 7 ही होते थे, ठीक है। जो हमारे फंडामेंटल, हमारे बेसिक अधिकार हैं, जैसे हमें बोलने की आज़ादी है देश में, किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी की आज़ादी है बनाने की, तो वो हमारी आज़ादी जो है कौन बचाता है, जुडिशरी, ठीक है। ये 3 पता चल गया आपको, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, लेजिस्लेचर का आपको और अच्छी तरह से बताता हूं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हमारा लेजिस्लेचर जो है कैसे बनता है। सबसे पहले लेजिस्लेचर आपको पता चल गया होता क्या है। अब लेजिस्लेचर बोले या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोले, एक ही बात है, यही मैंने बताया ना आपको, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे देश में जो लेजिस्लेचर होगा कौन होगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगी। और यही स्टेट्स में, ठीक है, स्टेट्स में भी लेजिस्लेचर होते हैं, वो कौन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर्स भी होते हैं। आगे इसका और इलेबोरेशन बताता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, इसके फीचर्स क्या हैं। ये आता है बायकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। ये हो सकता है आपने कभी टर्म नहीं सुनी हो बायकैमरल, जिसने सुनी है उसके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, उसकी रिवीजन हो गई है। अब बताते हैं बायकैमरल लेजिस्लेचर होता क्या। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके मेकर्स है, जैसे B.R. अम्बेडकर का आपको सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये सब मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के। इनको बड़ी अच्छी तरह से पता था कि एक पर्सन या एक पूरा हाउस जो है देश को नहीं चला सकता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी हमारे लेजिस्लेचर को इन्होंने क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 2 लेजिस्लेचर कौन से आते हैं, एक आता है हमारा, यहां पे लिख लेता हूं, अपर हाउस, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा लोअर हाउस। हमारा जो लेजिस्लेचर है 2 हाउसेस में डिवाइडेड है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब बात करते हैं इंग्लिश टर्म्स, जहां हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको नाम दिए गए हैं। अपर हाउस आएगा हमारा राज्यसभा, ठीक है, और लोअर हाउस हमारा क्या आएगा, लोकसभा, ठीक है। यही 2 हाउसेस मिलके क्या करते हैं, हमारे लेजिस्लेचर को बनाते हैं। जब भी लेजिस्लेचर की बात की जाएगी या पार्लियामेंट की बात की जाएगी, तब आप ये समझ जाना, या तो हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, या दोनों हाउसेस का एक साथ गठन हुआ है, या वो कोई काम कर रहे हैं एक साथ मिलके, ठीक है। पता चल गया आपको राज्यसभा और लोकसभा क्या होते हैं। ये हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस बने थे, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, ये जो पूरा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ना, इसका हमने कंसेप्ट कहां से लिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा अपना आइडिया नहीं था, इसका हमने कंसेप्ट लिया था, बोरोड कंसेप्ट था, कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है पार्लियामेंट का कंसेप्ट लिया हुआ है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का कंसेप्ट हमने कहां से लिया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, जिसको आपको पता भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा, अगर इतना कर लिया, थोड़ा और इसकी इलेबोरेशन कर लेते हैं। जब हमने आगे लोकसभा राज्यसभा में बोलना तब भी आपको इसके बारे में पता चलेगा, बट अभी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जब ऐसे कोई पूछे आप फट से जवाब दे दो कि क्या होता है राज्यसभा और क्या होता है लोकसभा और इसकी कितनी स्ट्रेंथ आती है।
अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसने राज्यसभा की स्ट्रेंथ सेट की हुई है, वो आती है 250 मेंबर्स, ठीक है, 250 मेंबर्स। और जो हमारा लोकसभा आता है, इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी आती है, 552 मेंबर्स, ठीक है। लोकसभा की स्ट्रेंथ आती है 552 मेंबर्स एंड राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है 250 मेंबर्स। अब एक चीज याद रखना, राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, लोकसभा हमारा लोअर हाउस है, ठीक है। बट नेचर में या वर्किंग में कौन ज्यादा स्ट्रांग आता है, वो आता है हमारा लोकसभा ऑफ इंडिया, ठीक है। लोकसभा जो है हमारे पार्लियामेंट में वो ज्यादा स्ट्रांग आता है एज कंपेयर टू राज्यसभा, ठीक है। एक चीज पता चल गई आपको, एक नेचर आपको एक और पता चल जाएगा, 552 मेंबर्स क्यों है, सॉरी क्यों लोकसभा स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग है इसकी स्ट्रेंथ की वजह से। 552 मेंबर्स हैं यहाँ पे 250 मेंबर्स है तभी, ठीक है। एक रीजन ये भी हो गया ना, तभी 552 मेंबर्स है तभी ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब एक और चीज याद रखते हैं, अब हमारे देश में कौन ज्यादा सबसे स्ट्रांग है, हम लोग। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। एक गवर्नमेंट ऐसी जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों को सर्व करने के लिए, ठीक है, तभी हम लोग ज्यादा स्ट्रांग है। और एक और चीज, लोकसभा के जो मेंबर्स है ना, इनके जो वोटिंग होती है इसमें पार्ट कौन लेते हैं, हम लोग, ठीक है। वोटेड बाय सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली चुनते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, हर 5 साल के बाद क्या होता है, पीएम के इलेक्शंस होते हैं ना, वो हमारे एक तरह का लेमैन लैंग्वेज में हम कहते हैं, हम पीएम नहीं चुनते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। क्या होता है, पूरा देश एक 5 साल के बाद क्या होता है, बढ़ जाता है सीट्स में, 552 सीट्स में। और क्या होता है, पूरे देश में इलेक्शंस होते हैं कि किसकी पार्टी की ज्यादा बहुमत होगी हमारे लोकसभा में। जिस पार्टी की ज्यादा बहुमत, जैसे लोकसभा में अगर बीजेपी की बात की जाए, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, तो उनकी सरकार, ठीक है। अगर बीजेपी की सरकार आई तो इसका मतलब पीएम बीजेपी का आएगा, बट हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि हमारा पीएम ये आएगा वो आएगा, हमने पहले चुना होता है, ठीक है। लोगों का जो फेवरेट होगा वो वहां पे डायरेक्टली आ गया, ठीक है। अब राज्यसभा की बात करते हैं, यहां के जो इलेक्शंस होते हैं ये होते हैं इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। इसका मीनिंग क्या है, हम लोगों ने स्टेट्स में, ठीक है, स्टेट्स में क्या किया होता है, स्टेट्स के जो एमएलए होते हैं ना, जो स्टेट्स के एमएलए होते हैं वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को चुनने के लिए। ये चीज याद रखना। जी हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, जो हमारे स्टेट के एमएलए होते हैं, जो लोकल हमने चुने होते हैं, क्या पता वो हमारी गली का हो या हमारी फैमिली का हो या हमारे दोस्त हो, ठीक है, जो हमारे लोकसभा के मेंबर्स, सॉरी एमएलए जो होते हैं वही चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। और ये फिर कहां पे बैठते हैं, अपर हाउस में जाके, और इनको जो डायरेक्टली हम चुनते हैं वो होते हैं 552 मेंबर्स इंडियन सिटीजन्स के द्वारा। अब पता चल गया आपको लोकसभा की कितनी स्ट्रेंथ है, राज्यसभा की। एक और चीज बता देता हूं आपको, 552 मेंबर्स चाहे लोकसभा में है ना, बट हमने कुछ सीटें खाली रखी हैं, ठीक है। 7 सीट्स जो हैं वैकेंट है, यहां पे मैं लिख लेता हूं 7 सीट्स वैकेंट। और जितने सीटों के ऊपर इलेक्शंस होते हैं, मैं ये 2019 की बात कर रहा हूं, जितनी सीटों के ऊपर इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 543। 543 दो जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेशन किए जाते हैं। और ये 2 मेंबर्स कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के, ठीक है, एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी। अभी ये मैं और बताता हूं आपको। अभी आप बोलोगे यार सर ये तो डिलीट हो गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने अब एक चीज नहीं बताई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला हुआ है, प्रेसिडेंट क्या, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है ना। अब इनके ऊपर प्रेसिडेंट क्यों है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनसे ऊपर क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट में। जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं। जी हाँ, ना वो लोकसभा में बैठते हैं ना वो राज्यसभा में बैठते हैं, बट वो उसके इंटेग्रल पार्ट होते हैं। इंटेग्रल पार्ट होते हैं तभी वो वहां के बड़े ज्यादा काम करते हैं। जैसे लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं जब भी कोई सेशन होता है, जैसे बजट सेशन, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन ना, वहां पे सबसे पहला जो दिन होगा उसमें एड्रेसिंग कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशन को भी और लोकसभा या राज्यसभा दोनों को, ठीक है। और एक और चीज,
कोई भी लॉ बनाया जाता है ना, जब भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव ने लॉ बनाया होगा, वो जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन नहीं ना करेंगे तब तक वो लॉ लीगल नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर बात की जाए, कोई भी अगर बिल आता है, जैसे जीएसटी का बिल था, राज्यसभा में लाया गया या लोकसभा में लाया गया, दोनों हाउसेस ने उसको पास किया, बट अगर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन नहीं ना किया होता तो जीएसटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनता। ठीक है, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इंटेग्रल पार्ट आते हैं हमारे पार्लियामेंट के। बट एक और क्वेश्चन आ जाता है, जुडिशरी तो कोई काम ही नहीं ना करती है, लॉ बनाने का वो काम ही नहीं करती है, वो तो लॉ बचाती है हमारे, तो प्रेसिडेंट वहां पे कैसे उसके इंटेग्रल पार्ट हो गए। एक चीज याद रखना, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, चाहे वो हाई कोर्ट की। जब वो सर्विस दे रहे हैं, जब वो 5 साल की सर्विस दे रहे हैं ना, तब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी तरह का केस नहीं किया जा सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे। ठीक है, एक चीज ये आ गई। दूसरा, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, अगर कोई डेथ सेंटेंस देती है किसी को, तो उसको रिवर्ट कौन करवा सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कोई पर्सन है, उसको मौत की सजा मिल गई है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस सजा को कैंसिल करवा सकते हैं। पूरी तरह से प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या हो गए, जुडिशरी से पावरफुल हो गए। ये 2 चीजें आ गई। थर्ड, हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे बड़ी कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है इसको, या कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है। बट अगर बात की जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उनको अगर किसी केस में कुछ समझना है, किसी की अगर सलाह लेनी है, कोई भी जुडिशियल मैटर या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में ना, तो खाली सुप्रीम कोर्ट ही उनको वो सलाह दे सकते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट की। तो एडवाइस जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, जो अगर कहा जाए सलाहकार, वो खाली हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आती है। ठीक है, और वो उनको देनी ही देनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस सलाह को माने या ना माने वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब पता चल गया आपको, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, अभी बता दिया, और ये चीज नोट कर लेना आप। बात करते हैं यहां पे, अब जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटेग्रल पार्ट है ना, तो वो क्या था, 2019 तक प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो 2 पर्सन्स जो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से थे ना, इनको क्या कर सकते थे, लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते थे। अब ये क्या कर दिया हमने, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि क्या था, एंग्लो इंडियंस, पहले बताता हूं आपको ये होते क्या हैं। एंग्लो इंडियंस वो कम्युनिटी है यूरोपियंस की, जो हमारे देश में इंडिपेंडेंस के टाइम बसे हुए थे, बट वो हमारे देश को छोड़ के नहीं गए। जब आज़ादी हुई ना, वो छोड़ के नहीं गए, तो उन्होंने सोचा कि देश उनका है, भारत उनका भी है, तो उन्होंने जाना नहीं अच्छा समझा। तो तभी वहां के जब हमारे लॉ मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए प्रोविजन रख दिया, जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, अगर एंग्लो इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, ये 2 पर्सन्स को वहां पे नॉमिनेट कर सकते हैं। बट करें या ना करें वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, ये नहीं है कि जरूरी करना ही करना। तो इलेक्शंस कितने हो गए ऊपर होते हैं, 543 सीट्स के ऊपर। अब जब हमारा लोकसभा राज्यसभा का टॉपिक आएगा ना, तब मैं आपको इसका पूरा ब्रेकडाउन बताऊंगा, कितनी जनरल लोगों के लिए सीटें हैं, कितनी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, उसी तरह राज्यसभा की बात करते हैं। और हाँ, एक और चीज, 7 सीट जो है वैकेंट है। वैकेंट इसलिए क्योंकि आगे पॉपुलेशन बढ़नी है ना, देश की पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रही है, तो कोई एक ऐसा एरिया जहां पे खाली 1 सीट है, लोकसभा में खाली 1 सीट है, बट आगे पॉपुलेशन उनकी बढ़ जाती है, तब उनको कर सकते हैं हम 2 सीटें, तो वो क्या हो जाएंगे, यहां से 7 में से 1 उनको दे दी जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। उसी तरह राज्यसभा की बात करते हैं, यहां पे जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं 245 सीट्स के ऊपर। यहाँ जो एक्टिव मेंबर्स हैं ना राज्यसभा के, वो आते हैं 245। 5 सीटें यहाँ पे वैकेंट है। ठीक है, 5 सीट्स आती हैं वैकेंट। एक और चीज याद रखना, जैसे यहाँ पे 2 पर्सन्स थे ना, यहाँ पे 12 मेंबर्स। ठीक है, इन्हीं 245 में से 233 निकाल दो, जिसके ऊपर स्टेट्स में इलेक्शन किए जाते हैं। 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पे भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, और ये पर्सन कोई भी हो सकता है जिनको स्पेशल नॉलेज होगी अपनी फील्ड में। जैसे क्रिकेट की बात की जाए, सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको क्या कर दिया था, वहां पे राज्यसभा की नॉमिनेशन दी, पावर है उनके पास, उनको रख दिया वहां पे, जबकि सचिन तेंदुलकर का कोई तो बैकग्राउंड ही नहीं है, पता ना आपको। उसी तरह रंजन गोगोई जब अभी 2019 में रिटायर हुए, तो उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया, अभी भी एक्टिव हैं वो। ठीक है, तो ये 12 मेंबर्स पूरी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, इनको नॉमिनेट कर सकते हैं, ये इनके पास पावर है। ठीक है,
चलिए अब पता चल गया आपको लेजिस्लेचर क्या हो गया। लोकसभा की आपको सीट्स पर, सॉरी राज्यसभा की आपको सीट्स पता चल गई, लोकसभा की सीट्स पता चल गई। आज का जो मेरा मोटिव था आपको ये बताना, क्योंकि आगे जब हमने पढ़ना है ना वहाँ पे लेजिस्लेचर की बात चलेगी, एग्जीक्यूटिव की बात चलेगी या जुडिशरी की बात पता चलेगी, ठीक है। बट हमें जब पता ही नहीं होगा कि ये होते क्या हैं, ठीक है, तब हम कैसे उसको अच्छी तरह से करेंगे। तभी मैंने सोचा जब इंडिया पॉलिटी शुरू करनी है ना, उससे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये 3 चीज़ों के बिना हम कभी भी किसी चीज़ को नहीं कर सकते। अगर लेजिस्लेचर ही नहीं होगा तो लॉ कैसे बनाया जाएगा, अगर एग्जीक्यूटिव ही नहीं होगा देश में लॉ कौन बनाएगा, मतलब चलाएगा कैसे उसको, पीएम ही नहीं होंगे लॉ कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको बताना जरूरी था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मिलेंगे जिससे हमारा ऑफिशियल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। पहले हमने क्या करना है, उसमें इतिहास पढ़ना है, क्योंकि हर चीज का इतिहास होता है। जैसे हम क्या थे, पहले गुलाम थे, गुलाम क्यों हुए उसके पीछे इतिहास है ना। फिर उसके बाद आज़ाद हुए कैसे हुए उसके पीछे इतिहास है। उसी तरह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो है इतिहास है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की और कैसे हमने बनाया और इसको सक्सीड मतलब पूरी तरह से सक्सेसफुली हमारे देश के ऊपर लागू कर लिया, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको इसका बेनिफिट हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बताना कि ये आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ। थैंक्स अ लॉट गाइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।